हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश भैया की पाठशाला। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल, आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है एक चर वाले बहुपद। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे बहुपद। क्या जानेंगे? आज हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है और कैसे बहुपद बनता है। ठीक है, बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब जो बहुपद होता है ना, बहुपद क्या होता है? बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है। क्या होता है जो हमारा बहुपद होता है? जब बहुत सारे पदों को मिलाने पर बहुपद बनता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक से अधिक पद होंगे तो हमारा बहुपद बनेगा। अब बात आती है पद की कि पद क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं पद क्या होता है। पद जो होता है, पद चर और अचर राशि से मिलकर बनता है। चर और अचर राशि मिलकर पद बनाते हैं। अब चर राशि क्या होती है? जैसे मैंने ले लिया x, y, z ... तो जो हमारे x, y, z, p, q, r, s जो होते हैं ये हमारे चर होते हैं। और अचर में क्या होता है? अचर में हमारी सारी वास्तविक संख्याएं, जैसे 1, 2, √3 है, -के 2.5 या कुछ भी, या 2/3 या √के 4/9, यानी कुछ भी इस प्रकार की जो भी संख्या आती है ये सब होती हैं अचर, और ये क्या होते हैं? चर। यानी जब चर और अचर मिल जाता है तो पद बन जाता है। जैसे मैंने एक अचर ले लिया x और एक ले लिया 5x, तो ये क्या हो गया? 5 और x, यानी इसमें अचर भी है और चर है। जब चार अचर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? पद। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा पद है। क्या है? हमारा पद है। अब बात कर रहे हैं हम बहुपद की। किसकी कर रहे थे? बहुपद की। तो अब हम बहुपद के एग्जाम्पल लेंगे। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद को उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। बहुपद के हम उदाहरण लेते हैं, तो बहुपद को उदाहरण के माध्यम समझेंगे। जैसे मैंने लिख लिया 2x² + के 3x + के y ले लिया, या प्लस के मैंने इसके साथ 5 भी ले लिया। क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो इसमें कितने पद हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, यानी इसमें एक से ज़्यादा पद है। क्या है? इसमें एक से ज़्यादा पद है। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा बहुपद कहलाएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा बहुपद है। और भी एग्जाम्पल मैं ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया x + के y + के z और प्लस के 12 ले लिया। तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, यानी इसमें भी एक से अधिक पद हैं। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। जब बहुत सारे पदों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा बहुपद बन जाता है। और बात आती है पद, जब बहुत सारे पद मिलते हैं तो पद क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि जो पद होता है वो चर और अचर राशि मिलकर क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। और जब बहुत सारे पद एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? वह हमारा बहुपद बन जाता है। क्या हो जाता है? बहुपद बन जाता है। अब बात आती है कि बहुपद होने की क्या क्या शर्तें होती है। तो अब मैं बात करता हूँ बहुपद होने की शर्त। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ बहुपद होने की शर्तें। तो बहुपद होने की क्या क्या शर्तें होती हैं? तो बहुपद होने की 3 शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? बहुपद होने की 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है? तो बहुपद होने की पहली शर्त होती है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? एक धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? एक धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2x² + के 3x और प्लस के 4, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो इसमें हम कैसे कहेंगे कि ये चर है? हम इसमें कैसे कहेंगे कि बहुपद है? तो मैंने आपको बताया कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो इस चर राशि यानी जो हमारे पास x है, x क्या है? हमारा चर राशि है। तो x की जो घात क्या है? इसकी घात क्या है? 2 है। और इसकी जो घात है ये क्या है हमारी? इसकी घात 2 है। कैसी है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त क्या आती है? इसमें होता है पदों की संख्या निश्चित हो। क्या हो? पदों की संख्या निश्चित हो। कैसी हो? पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित का मतलब ऐसा है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ
मैंने लिख लिया 4x³ प्लस के 2x² प्लस के 2y और प्लस के y मैंने लिख लिया। तो इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4 पद है, यानी इसमें पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट 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 यानी अनंत तक, तो अनंत पद अगर उसमें अनंत पद आ रहे हैं तो वो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी तीसरी शर्त। इसकी तीसरी शर्त क्या होती है? इसकी तीसरी शर्त होती है कि प्रत्येक पद, इसकी तीसरी शर्त होती है प्रत्येक पद में चर राशि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, जो हमारे पास चर राशि होती है, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो? एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो। अब आप वास्तविक संख्या जानते होंगे, क्योंकि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है संख्या पद्धति, मैंने उसमें सब कुछ बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि प्रत्येक पद का चर राशि का गुणांक होना चाहिए। तो मैंने ले लिया 7x² माइनस के 9x और प्लस के 14, क्या ले लिया? प्लस के 14 ले लिया। तो इसमें चर राशि का गुणांक, चर राशि गुणांक का मतलब क्या है कि जो x है, x के साथ क्या है 7 है, तो 7 क्या है हमारा? 7 एक हमारा वास्तविक संख्या है। और इसमें जो x है इसका ये भी चर राशि गुणांक है, इसका क्या है? माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 भी क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो 3 शर्तें होती हैं, जहाँ जहाँ ये 3 शर्तें लागू होगी तो वह हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कब कब बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल ले लिया जैसे कि x² माइनस के 1/x। तो अब आप बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जब हम इसे इस रूप में ले सकते हैं x², अब x की घात यहाँ पे प्लस में है, यदि हम इसे ऊपर पहुँचाएंगे तो किस में हो जाएगी? हो जाएगी माइनस में, यानी x की घात है माइनस के 1। और हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है? हमारी पहली कंडीशन कहती है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, और इसकी घातांक किसमें आ रही है? इसकी घातांक ऋणात्मक आ रही है। तो हम कह देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। और भी जैसे मैंने और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जैसे अंडूड के 3x² प्लस के 7x और माइनस के 1/2x² ले लिया। क्या ले लिया? 1/2x²। तो इसमें भी इसको हम किस रूप में लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं अंडूड के 3x² प्लस के 7x। अब इसकी घात 2 प्लस में ऊपर जाएगी, किस में हो जाएगी? माइनस में। x की घात है माइनस के 2, अब इसकी भी घात किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। हम लिख देंगे बहुपद नहीं है। क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है। और जैसे मान लो मैं एक और एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लो हमारा दूसरा है पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो दूसरे पदों की संख्या की निश्चित के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? x की घात है 3 प्लस x² प्लस x डॉट 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 x की घात, यानी डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, ये x नहीं है, सॉरी, ये डॉट 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 है अनंत तक। कितने तक है? अनंत तक, यानी इसकी पदों की संख्या निश्चित। ये मैंने इसमें लिख दिया x की घात है 3 2 डॉट 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 अनंत तक। तो यह हमारा बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे बहुपद होने की शर्त कहती है कि पदों की संख्या निश्चित हो, यानी पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए कि हम उसे गिन सकें। ठीक है, तो इसमें हम पदों की संख्या नहीं गिन सकते क्योंकि इसमें अनंत तक कहा गया है। ठीक है, अब मैं तीसरी कंडीशन के आधार पर एक उदाहरण ले देता हूँ। तीसरी कंडीशन के आधार पर मैं उदाहरण ले रहा हूँ। तो मैंने इसमें कहा है कि प्रत्येक पद में चर राशि गुणांक की वास्तविक संख्या हो। यदि मैंने लिख दिया अंडूड के 2i, क्या लिख दिया? अंडूड के 2i, अंडूड के अंदर 2i है और यहाँ है x² प्लस के 4y प्लस के 5 है। यदि ऐसे इस प्रकार आए तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें i आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें i आ रहा है अंडूड के 2i। तो अंडूड के 2i क्या होता है? अंडूड के 2i एक काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है, ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। तो हम इसमें कह देंगे यह बहुपद नहीं है। क्या कह देंगे? यह बहुपद नहीं है। इसमें क्या कह देंगे? हम इसमें कह देंगे यह हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किससे बनता है और बहुपद होने की कौन कौन सी शर्तें हैं और बहुपद कब कब नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसके आगे जान लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं बहुपद के प्रकार। क्या जान लेते हैं? बहुपद के प्रकार। तो देखिए कि बहुपद जो होता है ना, बहुपद बेसिकली 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? बहुपद जो होता है, बहुपद बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का।
दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला तो होता है पद के आधार पर। क्या होता है? पहला होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद होता है, ठीक है, कि एक पदीय है, द्विपदीय है। और एक होता है घात के आधार पर। क्या होता है? एक होता है घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें जानते हैं क्रम से। तो जो पहला होता है पद के आधार पर, क्या होता है? पद के आधार पर। तो पद के आधार पर मैं आपको बताऊं तो पद के आधार पर पहला होता है एक पदीय बहुपद। क्या होता है? पहला होता है एक पदीय बहुपद। पहला होता है एक पदीय बहुपद। तो मैंने कहा एक पदीय बहुपद। तो जो एक पदीय बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद को मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं कैसे होता है। उदाहरण के लिए, एक पदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? जिसमें केवल एक पद हो। यानी मैंने इसमें लिख दिया 5x। क्या लिख दिया? मैंने 5x लिख दिया, कॉमा तो हमारे एक पदीय हो गया। और मैंने यदि लिख दिया 7x3, मैंने लिख दिया 7x3, तो ये भी हमारा क्या एक पदीय है। और यदि मैंने लिख दिया 2x² y और z3, तो अब आप बताइए कितना पदीय है? तो ये भी हमारा एक पदीय ही है। आप ये मत सोचना कि 1 2 3 4 पदीय हो जाए, नहीं नहीं। इसमें क्या है, ये जो हमारा 2 है इसके साथ जो गुणा में लिखा है, पूरा पद क्या है? गुणा के रूप में। और जब पूरे गुणा के रूप में रहता है तो इसे एक ही पद माना जाता है। क्या माना जाता है? एक पद। क्या माना जाता है? एक पद, ठीक है। तो हमने इसे क्या है, इसे हमने उदाहरण के तौर पर समझ लिया कि एक पदीय कौन सा था। और जो एक पदीय बहुपद होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्या है हमारा दूसरा? क्या होता है? दूसरा होता है हमारा द्विपदीय बहुपद। क्या होता है? दूसरा होता है हमारा द्विपदीय बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं बायनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो द्विपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें दो पद हो। क्या हो? जिसमें दो पद हो वह द्विपदीय बहुपद होता है। उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं, जैसे x + के y, तो ये क्या है? 1 2, तो क्या होगा? द्विपदीय है। और मैं लिख दिया 2x² + के 4, तो ये भी क्या है हमारा? ये भी द्विपदीय है। और मैंने लिख दिया, जैसे कि मैं आपको और बताऊं तो मैंने लिख दिया 4x³ और -k x², तो ये जो हमारा है ये भी हमारा द्विपदीय है, क्योंकि इसमें 1 2, इसमें भी कितने हो रहे हैं? दो पद हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है तीसरा। जो तीसरा होता है हमारा त्रिपदीय बहुपद। क्या होता है? त्रिपदीय बहुपद। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल नोमियल। देखो क्या होता है दोस्तों कि हमें गणित में क्या होता है कि हमें, यदि भले ही हम हिंदी मीडियम से क्यों ना हो, हमें इनकी अंग्रेजी टर्म्स भी आनी चाहिए। क्योंकि जब आप आगे जाके पढ़ाई करेंगे, आप बीएससी में जाएंगे या एमएससी करेंगे, कुछ आप जब आगे पढ़ोगे तो आगे जो बुक्स होती है ना, वो मोस्टली क्या होती है, वो इंग्लिश में आपको मिलनी थी हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मिलती हैं, तो इसलिए हम यदि अभी से जो हिंदी मीडियम में, भले ही हिंदी मीडियम में हो, यदि हम इनकी इंग्लिश टर्म्स याद रखेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे कि त्रिपदीय बहुपद क्या होता है। त्रिपदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें तीन पद हो। जैसे मैंने ले लिया x³ + के 4x² + के 5, तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, तो ये क्या होगा? त्रिपदीय। और मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो मैंने ले लिया 2y² - के y और + के 23, ठीक है। तो 1 2 3, ये भी क्या होगा? इसमें भी 3 पद है, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। और यदि 3 से ज़्यादा पद आ जाए तो उसे, यदि 4 पद है उसे चतुर्थ पदीय बोलते हैं, ठीक है। यदि जब 4 से ज़्यादा पद आ जाए, क्या हो? तो आप ध्यान रखना चाहिए कि जब 4 से अधिक पद हों तो उसे हम बोलेंगे बहुपदीय। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बहुपदीय। लेकिन हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय ही पढ़नी है, ठीक है। लेकिन जब 4 पद आए तो उसे चतुर्पदीय बोलते हैं, जब 4 से अधिक पद आ जाएंगे तो उसे बहुपदीय बोलते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। अब दूसरा टॉपिक क्या होगा? दूसरा टॉपिक हमें ये भी पढ़ना होगा। दूसरा मैंने बताया जो बहुपद होता है घात के आधार पर बहुपद। क्या बताया है? मैंने बताया घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ
पद। तो पहला में हमने पढ़ लिया है पद के आधार पर बहुपद, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रकार जो है जो क्या है, यह है हमारा घात के आधार पर बहुपद। तो पहला जो होता है, पहले एक घात होती है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो जो हमारा घात के आधार पर पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिस बहुपद पर जिस बहुपद में घात एक हो। क्या हो? जिस बहुपद में घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखो क्या होता है, इसे हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात एक हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 2x + k4। क्या ले लिया? 2x + k4। तो इसमें जो हमारा x चर जो x है हमारा, यानी x चर इसका चर राशि है, इस पर x पर क्या है? इस पर x पर एक घात है। क्या है? इस पर एक घात है। ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। और मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 7y और -k 8 ले लिया। क्या ले लिया? 7y - k 8 ले लिया। इसमें क्या है? इसमें y पर एक घात है। क्या है? इसमें y पर एक घात है, तो इसमें a भी क्या हो जाएगा? हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है। तो जो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। और यदि जैसे मैंने लिख दिया ax + kb। क्या लिख दिया? ax + kb। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। और जो ax + kb लिखते हैं ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। यानी रैखिक बहुपद को हम इससे प्रदर्शित भी करते हैं। क्या करते हैं? ax + kb बराबर ax + kb अगर हम लिख देते हैं तो इसे हम बोल देते हैं ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है। अब बात आती है घात के आधार पर बहुपद दूसरा। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। हम किसकी बात कर रहे हैं? द्विघातीय बहुपद की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? द्विघातीय बहुपद। इसको बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक QUADRATIC क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ये भी आप इसकी भी आप परिभाषा आप लिख सकते हैं। मैं आपको बोल देता हूँ कि जिस बहुपद की घात 2 हो। क्या हो? जिस बहुपद की घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो क्या इसमें हम जैसे मैंने लिख दिया 2x² + k 7x और + k 4। तो इसमें क्या है? इसमें जो हमारा चर राशि है x, इसमें कितनी घात है? अधिकतम। इसमें अधिकतम 2 घात है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा? ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और मैं जैसे एग्जाम्पल ले लूँ तो मैंने ले लिया x² + k 9 और -k 2x ले लिया। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? इसमें x की घात 2 है। और मैं ले लूँ इसमें ले लिया z² + ky और +k 9। ठीक है। तो इसमें z की घात कितनी है? इसमें भी z की पावर 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है तीसरा घात के आधार बहुपद क्या होते हैं? तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसकी भी परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं कि जिस बहुपद की घात 3 हो। क्या हो? जिस बहुपद की घात 3 हो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया y³ + k 2y² - ky और +k 3। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसमें अधिकतम घात 3 है। क्या है? इसमें अधिकतम 3 है। तो क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 5 - k 2x² + k 3x³। तो इसमें भी क्या है? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा त्रिघातीय बहुपद। और देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यदि 4 घात आती हैं तो उसे बोलते हैं चतुर्थघातीय। क्या बोलते हैं? चतुर्थघातीय। लेकिन जब 4 से ज़्यादा घात आ जाए, जब हमारे पास बहुपद हो और इसमें 4 से ज़्यादा घातें आ जाए, यानी 99 आ जाए या 98 आ जाए, तो वो है बहुपद तो रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा? बहुघातीय हो जाएगा। इससे आपसे पूछ लिया जाए कि y की घात है 98 और +k 9 है, तो आप बताइए कितने घातीय है? तो आप कहेंगे यह बहुघातीय है। क्या कहेंगे? बहुघातीय है। क्या कह देंगे? हम कह देंगे बहुघातीय। ठीक है।
तो हमारा जो टॉपिक था कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुपद जो होता है बहुपद 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पद के आधार पर बहुपद, एक होता है घात के आधार पर। अब हमने क्या किया, हमने दोनों पढ़ लिया। हमने पद के आधार पर आपको बता दिया कि आधार पर पद के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। और घात के आधार पर भी हमने बहुपद पढ़ा, रैखिक बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है और त्रिघातीय बहुपद होता है। ठीक है, इनके हमने इंग्लिश टर्म्स ही जान लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है क्या है, हमारा जो पहले बुक है, बुक में पहला टॉपिक दिया गया है कि एक चर वाले बहुपद। तो जो हमारी बुक है, हमारी बुक में पहला टॉपिक दिया गया है एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। हम जान लेते हैं कि एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, हम जानते हैं कि एक चर वाले बहुपद क्या होता है। तो एक चर वाले बहुपद वह बहुपद होते हैं जिसमें एक सा चर हो। यानी एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो मैंने लिख दिया 2x² प्लस kx और प्लस के, ये मैंने लिख दिया 4। तो इसमें क्या है कि इसमें भी यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ लिख देंगे यह एक चर वाला बहुपद है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक चर वाला बहुपद है। क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एक चर वाला बहुपद है। अब जैसे मैंने एक दूसरा उदाहरण ले लिया, मैंने लिख लिया 2x² प्लस के y और प्लस के z। अब बताइए कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पे z है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो मेरा उद्देश्य ये था कि आपको जो बहुपद होता है, बहुपद की बेसिक नॉलेज आपको पता चल जाए। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अपना जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट की जो पहली अभ्यास है हमारी, इसके बाद आप क्या करते हैं, हम पहली अभ्यास अपनी प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 2.1 में क्या है, प्रश्न मैंने लिख लिया है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, उत्तर दीजिए। पहला है हमारा 4x² माइनस के 3x प्लस के 7 और दूसरा है हमारा y² प्लस √2। ठीक है, तो मैंने प्रश्न लिख लिया है। तो पहला सवाल क्या है, इसमें कहा गया है कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, यानी पूरा जो बहुपद है हमारे पास उसमें एक चर ही है या उसमें कई अचर हैं, तो हमें बताना है। तो हमारा जो पहला वाला सवाल है, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व। पहले सवाल में हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि 4x² माइनस के 3x प्लस के 7, यानी इसमें जो है, इसमें पूरा क्या है, एक ही बहुपद है। क्या है, इसमें एक ही बहुपद है कि नहीं है। इसमें भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह है एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे की। दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में पूछा गया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि y² √के कितना है, 2 है, तो इसमें तो एक ही पद है, तो यहाँ पे भी हम इसमें लिख देंगे यह एक चर वाला, क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, यह भी एक चर वाला बहुपद है। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि √3t और प्लस t√2 क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा √3 और प्लस t√2। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रश्न में हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और इसे हमें बताना है कि एक ही चर वाला समीकरण है, सॉरी एक ही चर वाला बहुपद है या नहीं है। तो हम इसे देख सकते हैं कि हमारे इसमें यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। अब यहाँ पे t, यहाँ पे t तो है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था अभी कि यदि चर राशि का जो गुणांक है, अगर चर राशि गुणांक एक धनात्मक पूर्णांक है या एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो इसमें जो हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो हमारे t है, t के अंदर है, और इस पर जो घात रहेगी वो 1/3 रहेगी। तो इसमें जो 1/3 रहेगी, सॉरी के अंदर है 3, तो इसमें जो रहेगा ना, हमारी चर राशि की जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसे हम कह देंगे कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह है एक चर, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यह है एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। अब हमें कारण भी देना है, नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि चर
चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिख देंगे? एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न हमारा y + 2/y। ठीक है, ये हमारा है चौथा प्रश्न। ठीक, अब इस प्रश्न में भी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यदि y नीचे है, यदि हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो y की घात क्या हो जाएगी? y की घात ऋणात्मक हो जाएगी, यानी y की घात नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें भी हम लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला। तो इसे हमें क्या लिखना है? इसे चौथे में हमें लिखना है यह एक चर वाला बहुपद। क्या लिखेंगे? यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि का घातांक धनात्मक, चर राशि का घातांक धनात्मक नहीं है। कैसा नहीं है? चर राशि का घातांक धनात्मक नहीं है। मैंने आपको बताया था इसे किस रूप में लिख सकते हैं? ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं कि y + 2y की घात है -1, यानी इस पे जो घात हो जाएगी ना y की, यानी चर राशि की जो घात होगा वो किस में हो जाएगी? माइनस में। इसलिए ये क्या है? एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसका जो पहला है, इसका पाँचवा वाला, पहला क्वेश्चन का पाँचवा, इसका है x की घात है 10 + y की घात है 3 और प्लस t की घात है 50। तो अब इसे हमें बताना है कि ये एक चर वाला है या नहीं है। तो इसमें हमें लिखेंगे सॉल्व। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। इसमें क्या है? तीनों चर भिन्न भिन्न है। कैसे हैं? तो यहाँ लिख देंगे हम यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि तीनों चर भिन्न है, क्योंकि तीनों चर भिन्न हैं। कैसे हैं? भिन्न हैं, यानी अलग अलग, डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला हो गया। तो हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है, इसका जो पहला सवाल था ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। क्या देखते हैं? दूसरा प्रश्न भी बहुत ही सरल है। अब दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसका x² का गुणांक देखना है। ठीक है, आइए हम इसको लगाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हमने लिख लिया है। क्या है? 2 + x² और प्लस में x है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें x² गुणांक देखना है। तो हम इसे गौर से देखें, x², यदि x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो इसके साथ हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² का गुणांक। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम x² का गुणांक बराबर 1। कितना आ गया? 1। तो लिख देंगे हम आंसर। अब आप कहें कि मैंने इसका गुणांक कैसे लिख दिया? तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि हम गुणांक किसे बोलते हैं। तो मैंने अब आपको बताया था कि यदि मैंने लिख दिया 2x² + के 4x और माइनस के 5 लिख दिया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो चर राशि होती है, क्या होती है? एक होती है चर राशि, होती है अचर राशि। तो चर राशि के साथ जो अचर राशि लिखी रहती है, यही हमारा गुणांक होता है। क्या होता है? यही हमारा गुणांक होता है। जिसमें इसमें x² का गुणांक कितना है? इसमें x² का गुणांक होगा 2 और इसमें x का गुणांक कितना होगा? इसमें x का गुणांक होगा 4। क्या हो जाएगा? 4। अब बात आती है जो हमारा बचा 5। क्या बचा? 5। तो जो 5 है माइनस का, इसे हम बोलेंगे अचर पद। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अचर पद। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है हमारा 2 - के x² और प्लस के x³। ठीक है, हमें इसमें सिर्फ ढूंढना है x² का गुणांक। किसका? x² का गुणांक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि x का गुणांक क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² का गुणांक। क्या लिखेंगे? x² का गुणांक बराबर, हमने क्या कहा था? जब कोई संख्या नहीं होती क्या मान लेते हैं? 1। क्या मान लेंगे? 1। तो इसमें क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1 आंसर। जो हमारे पास x² है, इसके साथ जो चिन्ह होता है, हमें विथ उसे चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है। इसमें यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके लिखा, और इसमें प्लस का चिन्ह है तो इस प्लस का चिन्ह हमें लगाना नहीं पड़ता है। उसको आप लगाएं या ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो दूसरे जो सवाल है, दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या है?
तीसरा प्रश्न है हमारा π/2 x² प्लस के x। ठीक है, हमें ये सवाल दिया गया है। ठीक, तो इसमें हमें बताना x² का गुणांक क्या है। तो हम इसमें x² गुणांक देख सकते हैं कि x के साथ गुणा में क्या है, π/2 है। क्या है, π/2 है। तो हम लिख देंगे x² का गुणांक, क्या लिखेंगे, x² का गुणांक बराबर π/2। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, π/2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप दूसरे प्रश्न का चौथा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा अंडूड के 2x, क्या है, अंडूड के 2x और -1। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो आप सोचेंगे कठिन है, कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हम इसे गौर से देखेंगे तो हमारे बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें x² का गुणांक चाहिए। अब इसमें तो x² लिखा ही नहीं है। यदि इसमें x² नहीं लिखा है तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x² का गुणांक, क्या लिखेंगे, x² का गुणांक बराबर 0। क्या लिखेंगे, 0। जब जिस राशि का, जिस भी चर राशि का गुणांक पूछें, यदि वह राशि का गुणांक ना हो तो हम क्या लिखेंगे, उसका हम गुणांक लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हमें इसका एक उदाहरण देना है। आइए हम इसको भी लगाते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तो तीसरे प्रश्न में क्या करना है, हमें उदाहरण देना है। क्या करना है, उदाहरण। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि इसमें मैं जो आंसर निकालूंगा जरूरी नहीं है कि वो हमारा आंसर शीट से सेम आए। ठीक है, इसमें आंसर आप अपने मन से भी कहेंगे तो वो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि 35 घात के द्विपद, यानी घात जो होती है हमारे घात के आधार पर हमने बहुपद पढ़ा है, यानी हमें घात के आधार पर बहुपद बनाना है कि उसमें 35 घात हो और 2 पद हो। क्या हो, 2 पद। तो जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ कि मैंने मान लिया x की घात 35 और प्लस के 4y। क्या लिख दिया, 4y। तो इसमें जो x की घात है मैक्सिमम कितनी है, 35 है। तो इसमें 1 2 पद हो गए। तो ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, किसका होगा, 35 की घात। अब दूसरा उदाहरण क्या इसमें कहा है, 100 घात के एक पदी का, यानी हमें 100 की घात 1 करना है। तो यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया y की घात है 100, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया y की घात है तो 100, तो y की घात 100 लिख दिया। तो ये क्या है हमारा, एक पद है, केवल क्या है, एक पद। बस इतना ही हमें लिखना था। अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। बहुत ही सरल सवाल है, आइए लगाते हैं। तो चौथे प्रश्न में हमें क्या करना है, चौथे प्रश्न में हमें बतानी है बहुपद की घात। क्या बतानी है, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुत ही सरल है। बहुपद की घात में कोई आपको पहाड़ी नहीं पढ़नी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती है। बहुपद की घात वह घात होती है जिसमें बहुपद पर सबसे बड़ी घात चढ़ी हो। क्या चढ़ी हो, चर राशि पर जो सबसे बड़ी घात चढ़ी रहती है वही बहुपद की घात होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में हम देख सकते हैं कि 5x³ प्लस के 4x² प्लस के 7x है। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इस सवाल ये जो हमारा बहुपद दे रहा है इसमें चर राशि पर कितनी घात है, सबसे बड़ी घात 3 है। क्या है, 3। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। यहाँ हम लिख देंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 3। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 3। आंसर इतना इजी है। दूसरा देखो, दूसरा ही बहुत सरल है। इसमें लिखा है 4 - के y²। अब इसमें सिर्फ y है और इस पर घात कितनी चढ़ी है, 2 चढ़ी है, और तो कोई है नहीं है। अब एक ही है तो सिर्फ वही कहलाएगी। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी बहुपद की घात 2। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद लगाना है तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरे में बताने से बहुपद की घात, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। इसमें हम देखेंगे, इसमें लिखा है 5t माइनस अंडूड के साथ। इसमें t है, इसमें t यानी चर राशि, इसमें क्या घात मानेंगे, इस पर घात मान लेंगे 1, कोई नहीं तो 1 मान लेंगे। तो हमें लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 1। कितना आएगा, 1। आंसर। अब जो हमारा चौथा है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ओनली 3 है। क्या है, 3 है। इसमें जब कोई चर राशि नहीं है, कोई चर राशि पे घात नहीं है, तो चर राशि पे कोई घात नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात 0। क्या लिखेंगे, बहुपद की घात। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 0 यानी 0। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्नावली 2.1 का पाँचवा क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज का अंत में लास्ट क्वेश्चन 5वां है, बताइए निम्नलिखित
बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन से द्विघातीय हैं और कौन कौन से त्रिघातीय हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात 1 हो, और द्विघाती बहुपद वह होता है जिसकी घात 2 हो, और त्रिघाती बहुपद वह होता है जिसकी घात 3 हो। तो जो हमारा पहला वाला है, हम पहले वाले में देख सकते हैं, पहला जो मैं बहुपद दे रहे हैं, पहले बहुपद में हम गौर से देखेंगे कि इसमें लिखा है x² + kx। इसमें घात क्या है? इसमें घात 2 है। क्या है? इसमें x की घात कितनी है? इसमें x की घात 2 है, तो इसमें हम लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम द्विघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्या लिखना है? हमें लिखना है ये कौन सा बहुपद है? ये हमारा है द्विघातीय बहुपद। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे में क्या है? इसमें लिखा है x - k x³। इसमें चर राशि पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिघातीय। क्या लिखेंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? त्रिघातीय बहुपद। यानी हमें इसमें घात के आधार पर देखना है बहुपद कैसा है। इसमें देखते हैं हम तीसरे में क्या लिखा है? y + k y² + k4। इसमें y पर घात कितनी है? 2, तो हम लिख देंगे द्विघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? इसमें हम लिख देंगे द्विघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथे में लिखा है 1 + kx 1 + kx। तो इसमें x की घात कोई नहीं, क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो लिख देंगे हम एक रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे? रैखिक। इसे हम लिखेंगे रैखिक। क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे रैखिक। हम लिखेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि हमने बताया था कि जिस बहुपद पर घात 1 हो, कितनी हो? जिस बहुपद पर घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है हमारा? इसमें लिखा है 3t। क्या लिखा है? 3t। तो t पर कोई घात नहीं, तो क्या मानते हैं? 1। तो ये भी कैसा बहुपद कहलाएगा? ये भी रहेगा हमारा रैखिक बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक बहुपद। ठीक है। अब छठवां क्या है? छठवें में लिखा है r²। क्या लिखा है? r²। तो r की पावर कितनी है? यानी r की घात कितनी है? 2 है। ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। ठीक है। अब बात आती है इसमें सातवां क्या है? सातवें में लिखा है x⁻3। क्या लिखिए? x⁻3। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या लिख देंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या लिखेंगे? इसे हम लिख देंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 2.1 थी, हमारी प्रश्नावली जो 2.1 थी, हमने इसका जो 5वां क्वेश्चन था इसको भी हमने हल कर लिया है। ठीक है। अब अगला जो है हमारा अगला टॉपिक होगा बहुपद के शून्य, और इसकी जो अगली एक्सरसाइज होगी 2.2, इसे हम लगाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।